हेलो एवरीवन और वेलकम। हमारा शरीर को अच्छे रखने के लिए, स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स काम करते रहते हैं ऑलरेडी। और इसमें से एक सिस्टम है जो कि बहुत ही अनूठा है अपने आप में और बहुत ही बखूबी तरीके से बॉडी के लिए काम करता रहता है, जिसका नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी यानी कि सेलुलर सेल्फ डाइजेशन, यानी सेल्स खुद को डाइजेस्ट कर लेती हैं, अपने आप को खुद ही खा लेती हैं, क्योंकि इस बॉडी को क्लीन रखना है। और ये सिस्टम सेल्फ इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी वो सेल्स जो कि पुरानी हो गई, जिनमें बहुत ज्यादा एजिंग हो गई है, जिनमें बहुत ज्यादा वायरस या बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, तो उनके अंदर डेड वायरस, डेड बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, अनयूज्ड प्रोटीन पड़ा हुआ है, बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं यानी सेल्स के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अब डैमेज्ड हो गए हैं, दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो इन सारी सेल्स को अब बॉडी में रहने से बॉडी के लिए वो एक जंक मटेरियल है, तो इसको दूर करने के लिए बॉडी का सिस्टम है जो कि सेल्फ क्लीनिंग का काम करता है। तो इन हर सेल्स में ही एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम बना हुआ है। सो ऑटोफेजी एक तरीके की कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें जो सेल्स होती हैं वो टूटती हैं। सेल्स के जो भी ऑर्गेनल्स यानी सेल्स का जो अंदर का जो मटेरियल है, अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको बॉडी से रिमूव करना है, और अगर इसमें से कुछ काम का है तो जो नई सेल्स बन रही हैं उसके लिए वो यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। और ये सब करने का पीछे उद्देश्य क्या है बॉडी का? बॉडी होम्योस्टैसिस में रहना चाहती है। तो ये बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है, सेलुलर जो होम्योस्टैसिस है, वो मेंटेन तभी रहेगा जब बनना और बिगड़ना दोनों साथ में चलते रहें और दोनों सही तरीके से काम करते रहें। हम इसको अच्छा करने के लिए या इसको ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो हम सबके शरीर में ऑटोफेजी अपने लेवल पे चलती रहती है, लेकिन कुछ स्ट्रेसफुल जब कंडीशंस होती हैं तो ये ऑटोफेजी की प्रोसेस बढ़ जाती है। अब स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, कोई आपको बीमारी हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज भी हो गई हो, जैसे कि डायबिटीज है या हार्ट डिजीज होती है, या फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे टॉक्सिन्स वाला एनवायरमेंट बॉडी में बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इन सब कंडीशन में भी ऑटोफेजी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को बहुत सारा जंक रिमूव करना पड़ता है बॉडी से। तो ऑटोफेजी से क्या हमारी बॉडी को कुछ फायदा होता है? हमारी बॉडी को बहुत फायदा होता है, लेकिन इसके कारण जो बीमारियां नहीं होने पाती हैं, यानी अगर ये जंक रह जाए बॉडी में तो क्या होगा? आपके जो सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरीके से काम नहीं करता, डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, और वो उसके साथ में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो बॉडी में बहुत ज्यादा जंक और इकट्ठा हो गया, जिसको हमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। तो इस तरीके के मटेरियल जब इकट्ठे होने लगते हैं सेल में, तो यही काज करते हैं ट्यूमर का प्रोडक्शन, यानी यही कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके के कैंसर सेल्स को बनने से ये रोकता है, इनिशियल स्टेज में ही इनको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये सब डिसफंक्शनल हो गया है, तो इसको एनगल्फ करके खत्म कर देना, पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना है। और इसी वजह से एजिंग भी स्लो हो जाती है। यानी एजिंग का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में जो जंक सेल्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि सेल्स का डैमेज बढ़ता जा रहा है, और जो रीबिल्ड होना चाहिए, जो नए सेल्स बनना चाहिए, उनकी प्रोसेस स्लो हो गई है। तो जब ये प्रोसेस रिवर्स होगी, यानी नए सेल्स अच्छे से बनेंगे, पुराने सेल्स पूरी तरह से डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो नेचुरली आपकी एजिंग की प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी। वो बीमारियां जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में डेवलप हो गई हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो उन सब की कंडीशंस को भी अगर ऑटोफेजी ठीक से काम करेगी तो ये प्रोसेस इवन रिवर्स भी हो सकती है। ये बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को भी रिमूव करता है, बॉडी को लीन रखने में मदद करता है। जो वायरस और बैक्टीरिया बहुत सारे बॉडी में पैथोजेंस होते हैं, उनसे लड़ता है, और जब वो मर जाते हैं तो उनको पूरी तरह से एंगल्फ करके उनको भी बॉडी से रिमूव करता है। जो ब्रेन की बीमारियां, ऐसी बीमारियों को होने से रोकता है। जो आपको इम्यून सिस्टम है, पुरानी होगी जो इम्यून जो सेल्स हैं, उनको भी रिन्यू करके नया सिस्टम बिल्ड करता है, नई सेल्स को बनाता है जो कि इफेक्टिवली काम करती है, यानी इम्यून सिस्टम को भी नया कर देता है। तो इसको लॉजिकली समझने के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि हर सेल के अंदर में एक हाउसकीपिंग स्टाफ जो हम कहते हैं उसको, उसका एक मैनेजर बैठा हुआ है जो कि सबका हीरो है, और उसकी मदद से ही ऑटोफेजी हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। वैसे 3 तरीके की ऑटोफेजी होती है, यानी मैक्रो ऑटोफेजी, माइक्रो एंड शेपर्न मीडिएटेड, लेकिन इतना डिटेल में हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जब सेल के अंदर में ये सारा जंक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, सेल्स विदर्ड हो गई है, पुरानी हो गई है, टूट फूट उनमें बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो अपने अंदर के सारे टूटे फूटे मटेरियल को इकट्ठा करके एक बबल में उसको रैप कर लेती हैं, और ये बबल को हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम, जो कि ये जाता है लाइसोसोम के पास। तो लाइसोसोम इस ऑटोफेगोसोम्स में जुड़ जाता है और इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लेता है, पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेता है। कई बार ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं जहां लाइसोसोम में स्टोरेज डिजीजेस हो जाती हैं, यानी लाइसोसोम्स में जो एंजाइम्स हैं
जो खूब सारे एंजाइम्स है पचासों तरीके के जिसके थ्रू ये सारा काम करता है ऑटोफेजी का। अगर इन एंजाइम में से किसी एक एंजाइम में भी प्रॉब्लम आ गई, तब भी कई बार लाइसोसोम की एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाती है। इसमें 2 अमाइनो एसिड का भी एक रोल आता है। एक ल्यूसिन अमाइनो एसिड है, दूसरा ग्लूटामाइन। ल्यूसिन जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये मसल बिल्डिंग में काम आता है, और ग्लूटामाइन इसका एक तरीके से एक फ्रेंडली अमाइनो एसिड है जो कि मसल लॉस को प्रिवेंट करता है। बॉडी में ऑटोफैगोसोम की जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज करता है, उसको बनाने में मदद करता है। स्टार्वेशन में जब इस अमाइनो एसिड की कमी हो जाती है, तो ये एक तरह से सिग्नल देता है बॉडी को कि बहुत ज्यादा ऑटोफेजी हो चुकी है, बॉडी को अब ऑटोफेजी कम कर देनी है ताकि मसल लॉस ना हो। अगर आपको बीमारियां हो रही हैं, मतलब ये सिस्टम आपकी बॉडी में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मतलब ये सिस्टम आपकी बॉडी में ठीक तरीके से काम कर रहा है। अगर ये काम ठीक से नहीं करता तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? 2 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। एक, जब ये सिस्टम सप्रेस हो गया है, यानी ये काम ही नहीं कर रहा है, और किसी-किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि बहुत ओवर एक्टिवेटेड सिस्टम हो जाता है ऑटोफेजी का, तब भी हमारे लिए बीमारी की वजह बन सकता है। तो दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। तो जैसे कि अगर ब्रेन में अगर ऑटोफेजी ठीक से काम नहीं कर रही तो बहुत सारा प्रोटीन मटेरियल इधर-उधर इकट्ठा हो जाता है। ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं जैसे कि पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, या बच्चों में होता है एनकेफेलोपैथी होती है, या हंटिंगटन डिजीज, ये सब हैं इसके आफ्टर इफेक्ट के कारण हो सकते हैं। अगर ये हार्ट में ठीक से काम ना करे, जो आपके हार्ट सेल्स हैं वो ठीक से काम ना करे, तो हार्ट डिजीज हो जाएगी। पैनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स होती हैं उनमें अगर ये ऑटोफेजी सप्रेस हो जाती है किसी वजह से, तो लोगों को डायबिटीज हो जाती है। जो हमारा लिवर है वो प्रोटीन सिंथेसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जहाँ प्रोटीन बनता है। तो वो लिवर सेल्स के जो हेपेटोसाइट्स जिसको कहते हैं, उन सेल्स को भी ऑटोफेजी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो उसको ठीक तरीके से रखता है। नहीं तो लिवर सेल्स ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं तो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटोसाइट्स हैं वो श्रिंक होने लग जाती हैं, लिवर ठीक से काम नहीं करता है। ऑटोफेजी अगर बहुत ज्यादा भी होने लग जाए तो ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। यानी कैंसर सेल्स एक्चुअली ऑटोफेजी जैसी प्रोसेस को काम में लेती हैं अपनी ग्रोथ कराने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर बॉडी खुद ही इस प्रोसेस को करती है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, तो फिर हमें कुछ करने की क्यों जरूरत है? एक होता है जब बॉडी को आप बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दें, बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, उसके बाद वो क्लीनिंग स्टार्ट करें। और एक दूसरी चॉइस ये है कि जब हम स्वस्थ रहें तभी अपने आप को पूरी तरह से क्लीन रखें। तो इस प्रोसेस को आप 2 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तो या तो आप इसकी जो जितनी इसकी डिमांड है उतनी इसको सप्लाई न देकर सप्लाई इसकी कम कर दें, ताकि बॉडी की जब सप्लाई कम होगी तो नेचुरली बॉडी को अपने अंदर से ही वो डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपने इसकी सप्लाई को कम नहीं किया तो बॉडी की जो डिमांड है, जो इंटरनल सिस्टम की डिमांड है, वो आप बढ़ा दीजिए। यानी बॉडी की एक्टिविटीज आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें। एक्टिविटीज किसी भी तरीके की हो सकती हैं, आप चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप 15-20 मिनट के लिए करते हैं तो आप आधे घंटे या 45 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। अगर आप लो इंटेंसिटी की करते हैं तो आप हाई इंटेंसिटी की भी कर सकते हैं। एनारोबिक एरोबिक दोनों टाइप की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जब इस तरीके की एक्सरसाइज से बॉडी की डिमांड बढ़ती है तो ये प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। या फिर आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है, या फिर आप डांस करते हैं, तो कोई भी जब ऐसी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज जिसमें बहुत देर तक आपको काम करना रहता है जब बढ़ती है, तो बॉडी अंदर से वो डिमांड को पूरा करने की कोशिश करती है, और इस डिमांड को पूरा करते में वो साफ सफाई का काम ऑटोमेटिकली कर देती है। और या तो फिर आप इसकी, जैसे हमने कहा, सप्लाई कम कर दीजिए। तो सप्लाई कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग इज द बेस्ट वे। नॉर्मली जब डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तभी जाके ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है। तो जब आप उसकी डिमांड बाहर से पूरी तरह से बंद कर देंगे और जब बॉडी डाइजेशन की प्रोसेस को खत्म कर देगी, ऑलरेडी जो आपने खाया हुआ है उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को, वो बॉडी की सप्लाई के लिए काफी है। तो आप जो भी खाना खाते हैं, अगर आप रॉ फ्रूट खाते हैं तो वो आपको कुछ देर में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप ग्रेन्स वगैरह खाते हैं तो काफी समय लगता है उसके डाइजेशन में। अगर आप पूरा समझें कि सारी चीजें जो आप खाते पीते हैं एक दिन में, अगर आपने भरपूर भरपेट खाया हुआ है 2 टाइम 3 टाइम जैसे हमारी नॉर्मली आदत होती है, तो इस पूरे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ग्रेन्स को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में कुछ खाया है या कुक्ड फॉर्म में खाया है, तो ऑलमोस्ट 24 घंटे पूरी बॉडी को डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करने में लग जाते हैं।
और अगर आप एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं, एनिमल डाइट लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा 72 घंटे से ज़्यादा भी ले सकती है। कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इस ऑटोफेजी को सप्रेस कर देती हैं? तो ओवर न्यूट्रिशन, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा आपका खाना या बहुत फ्रीक्वेंटली खाना। जब आपकी बॉडी में कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कैलोरीज़ बॉडी को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। ग्लूकोज़ का कंज़म्पशन आपका बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेते हैं। इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में, यानी ग्लूकागॉन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में कम हो रही है। जब आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, यानी आपकी एक्टिविटीज़ कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में ऑटोफेजी की प्रोसेस को कम करती हैं और यही सारी वजह बनते हैं बीमारियों की। तो इन नटशेल आप क्या-क्या कर सकते हैं? अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो एक्सरसाइज़ बढ़ाइए। अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ अगर आप एडिशनल एक्टिविटी करते हैं, तो एडिशनल डाइट ना लें, एक्स्ट्रा डाइट ना लें। डाइट अपनी जितनी नेचुरल है, वही रखें। हो सके तो महीने में 1 बार फास्टिंग रखें। महीने में 1 बार नहीं कर सकते, तो कम से कम 6 महीने में 2 से 4 दिन की फास्टिंग आप ज़रूर करें। फास्टिंग करते समय आपको कैलोरीज़ कम लेनी है, न्यूट्रिशन आप थोड़ा-मोड़ा ले सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन भी थोड़ा-मोड़ा कम देंगे तो बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा 2-4 दिनों में। तो बॉडी में न्यूट्रिशन आप दें लेकिन कैलोरीज़ कम देनी है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स कम देना है, जूसेस और पानी का इस्तेमाल करना है। हो सके तो 1 आध दिन कंप्लीटली पानी भी बॉडी को ना दें और ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो अगेन इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर सकते हैं, यानी 12 से 18 घंटे के लिए आप बॉडी को पूरी तरह से डाइजेशन से हटा के रखें। यानी बॉडी ऐसा नहीं है कि 12 से 18 घंटे आपने फास्टिंग की है तो बॉडी पूरी तरह से ऑटोफेजी मोड में है। बॉडी तो फिर भी डाइजेस्ट कर ही रही है। तो आपको केवल 4-5 घंटे ही उसमें मिलेंगे जब आपकी बॉडी इस तरीके से रिसाइकिल मोड में जाती है। कुछ ऐसी हर्ब्स भी ली जा सकती हैं जो कि आपकी इस कंडीशन को प्रोवोक कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और अच्छे से इसको इफेक्टिवली करने में मदद कर सकती हैं। तो त्रिदोष नाशक कही जाती है हरड़ आयुर्वेद के हिसाब से, जो कि सारे जो आपके दोष हैं उसको बैलेंस करने का काम करती हैं। तो त्रिफला के फॉर्म में अक्सर लोग इसको लेते हैं, तो बहुत थोड़ा-सा अमाउंट 1/4 ऑफ टेबल स्पून अगर आप रोज़ रात को लेते हैं, तो ये इस प्रोसेस को बढ़ा देगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी से क्लीनिंग के सिस्टम को बढ़ाती है या फिर आपके रीयूटिलाइज़ेशन को बढ़ाई, ये दोनों ही चीज़ें आपके ऑटोफेजी के जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने का काम करेंगी। तो आप त्रिफला रोज़ रात को ले सकते हैं। हल्दी की आप चाय बना के यानी बॉयल करके इसको आप ले सकते हैं पानी में। ग्रीन टी अपने आप में एक क्लीनिंग सिस्टम के लिए बहुत अच्छी जानी जाती है क्लीन करने के लिए। तो आप नॉर्मल चाय की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। बर्बरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बर्बेरिस नाम के प्लांट में मिलता है। इसकी कई सारी स्पीशीज़ हैं। होम्योपैथी में भी बर्बेरिस से दवाइयाँ बनती हैं, जैसे बर्बेरिस एक्वा जो कि स्किन डिजीज़ेज़ के लिए दी जाती है और बर्बेरिस वल्गैरिस जो कि स्टोन्स को रिमूव करती है बॉडी से, गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन को। हालाँकि ये डिजीज़्ड कंडीशन के लिए है। तो जो इनमें जो बर्बेरिन जो एक सब्सटेंस है वो भी बॉडी से क्लीनलीनेस को बढ़ाने का काम करता है। अश्वगंधा भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है बॉडी के सिस्टम को क्लीन करने के लिए, तो अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप रेगुलर लेते रहें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहें या बीच बीच में आप कंप्लीट फास्टिंग करते रहें और साथ में इन चीजों को लें, तो ये बेनिफिट कई गुना बढ़ा देगी। इन हर्ब्स में ऐसी भी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा हो गई ऑटोफेजी को भी कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि कर्क्यूमिन है जो हल्दी में है, वो जो ऑटोफेजी की बहुत ज्यादा किसी में अगर हो रही हो, जैसे कैंसरस जो लोग हैं, कैंसर जिनमें हो गया है, तो उनको ये कंट्रोल भी करता है। एपिजेनिन जो कि बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये एक एक्टिव फ्लेवोनॉइड है। ये भी कंट्रोल करता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ऑटोफेजी उसको भी कंट्रोल करता है। यानी इन हर्ब्स में भी अपना एक नेचुरल इंटेलिजेंस है कि बॉडी में जाकर ये सिस्टम को करेक्शन का काम कर रहे हैं। तो जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ उसको बढ़ा रहे हैं और जहाँ ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वहाँ उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो हेल्दी रहते हुए आप ऑटोफेजी का ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है या हार्ट डिज़ीज़ है या लिवर की कुछ प्रॉब्लम है, तो समझते हो कि किस स्टेज की बीमारी है आपको ध्यान से इसको करना है। तो आप इस प्रोसेस का फ़ायदा उठाएँ और आस-पास के लोगों को भी मोटिवेट करें कि कैसे छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी को और अच्छा स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।